राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा की शक्तियाँ। अब राज्यसभा के पास कौन कौन सी पावर होती है? राज्यसभा के बारे में मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ पहले, है ना। जिसको समझ में नहीं आया यूट्यूब पर जाके और देखते रहना, और अच्छे समझ में आएगा ना। चैनल का नाम क्या है? भारती से रिलेवेंथ आर्ट्स, है ना। अब राज्यसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, अच्छे समझो। राज्यसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है ना, बारीकी समझो राज्यसभा की शक्तियाँ। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अध्ययन करा। अपन ने ऊपर पढ़ चुके हैं कि संसद कौन कौन से काम करती है, पढ़ चुके हैं ना। अब लेकिन भारत देश में दो सदन होते हैं। पहला क्या होता है आपका? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदन की शक्तियों में अंतर होता है। लोकसभा की शक्ति अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें, एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। अब देखो लोकसभा की शक्तियाँ क्या होती है। लोकसभा की शक्तियाँ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा मतलब सांसद, है ना, सांसद लोग चुन के लोकसभा बनाते हैं ना। ये क्या करते हैं? ये संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। धन विधेयक मतलब पेश से संबंधी विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करती और पारित करती है। और राज्यसभा क्या करती है? समान विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। धन विधेयक में खुद चेंज कर सकती है ना। अब लोकसभा कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। लोकसभा ही बजट प्रस्तुत करती है और हर साल कितना रुपए खर्च करना, कितने रुपए नहीं खर्च करना है, ये कौन करता है? लोकसभा तय करती है। और कितना टैक्स लगाना, कितना टैक्स नहीं लगाना, कर प्रस्ताव, है ना, ये भी कौन तय करती है? लोकसभा तय करती है। और राज्यसभा क्या करती है? संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। यदि संविधान में कोई संशोधन पारित हुआ तो उसको पारित कौन करेगी? राज्यसभा पारित करती है। लोकसभा में क्या होता मालूम है? लोकसभा में प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, है ना, और प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन करती है राज्यसभा और कार्यपालिका क्या करती है? नियंत्रित करती है। और राज्यसभा क्या करती है? प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा संविधान में संशोधन करती है। क्या करती है? संविधान में संशोधन, उसको चेंज कर सकती है। क्लियर? और राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा राष्ट्रपति और देखो राज्यसभा जो होती है ये प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया सकता है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सिर्फ कौन हटा सकता है उसको? राज्यसभा हटा सकती है। और लोकसभा देखना, लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और लोकसभा के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। अगला, समिति और आयोगों का गठन कौन करती है? लोकसभा, और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। और राज्यसभा क्या करती है? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये होता है। अब देखो अगला आपका टॉपिक यहाँ पर क्या है? अगला टॉपिक है आपका राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। किसकी? राज्यसभा की। अब राज्यसभा को विशेष शक्ति कौन सी प्राप्त है? आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। जितने भी राज्य होते, मध्य प्रदेश में, वो भारत देश में जितने भी राज्य है, इन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करती है। हर राज्य से कुछ सदस्य चुन करके लाए जाते हैं और भारत देश की क्या बनती है? राज्यसभा बनती है। राज्यसभा किसी राज्य की नहीं होती है। राज्यों में विधानसभा होती है, वो अलग होती है। राज्यसभा पूरे देश की बनती है और हर राज्य से कुछ कुछ नेता चुन करके लाए जाते हैं। क्लियर? और जो राज्यसभा बनती है वो हर राज्य का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है कि इस राज्य में ये होना चाहिए, उस राज्य में वो होना चाहिए, ऐसा, है ना।
इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है। राज्यसभा का उद्देश्य क्या है? राज्य के हित, हर राज्य को अधिकार मिल सके, राज्यों के हितों का संरक्षण हो सके, ये कौन तय करती है? राज्यसभा। इसीलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा, किसको? राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। किसी भी राज्य में कोई भी नियम लाना है, किसी भी राज्य में कोई भी कानून लाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए किसकी सहमति होना जरूरी है? राज्यसभा की सहमति होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधान कानून बना सकती है को राष्ट्रहित में संघीय सूची समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे, तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी आवश्यक है? राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती। किसकी शक्ति बढ़ती है? राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कम करते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी जीत के आते हैं ना, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जबकि न्यायिक रूप से कोई देखता है क्या? नहीं, बल्कि अपनी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, है ना? ऐसा रहता है। अब लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत कर, धन से संबंधित विधेयक कि किसको कितना पैसा आवंटित करना है, ये करना है, वो करना है ना? ये धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा ही करता है। और वही लोकसभा ही उसे संशोधित कर सकती है या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। जितने भी मंत्री होते हैं, है ना, मंत्री सिर्फ किसके प्रति उत्तरदायी है? मतलब वो लोकसभा की बस सुनेंगे, राज्यसभा की सुनेंगे क्या वो? नहीं, है ना? तुम लोग किसकी सुनते हो? मम्मी पापा की सुनोगे, पड़ोसी की सुनोगे क्या? नहीं। और पड़ोसी ने ज़्यादा बोला तो जमा तो कान के नीचे, क्यों? है ना? अतः इसी प्रकार जो मंत्री परिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती पर उसे हटा नहीं सकती। राज्यसभा जो है वो सरकार की आलोचना कर देगी, सरकार बुरी है, ये कर रही, वो कर रही, लेकिन उसके पास पावर है कि हटाने का नहीं है। ऐसा है। क्या आप बता सकते हैं? तो क्या बताना है वो तो बताओ, कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा को कौन चुनता है? क्या राज्यसभा के सदस्यों के लिए तुमने वोट डाले क्या? तुमने सिर्फ विधायक को चुने, और तुम्हारे द्वारा चुने गए विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, बहुत दिनों से नहीं आया तुम कोचिंग, इसलिए नहीं आएगा, है ना? कुछ पल्ले नहीं पड़ता होगा तुमको भी। कारण क्या है? क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया कि नहीं, ऐसा रहता है ना? फोन लगाया तुमने लेके आया घर से? हाँ तब, हाँ वो काम वगैरह रहता है ना, भुट्टे वगैरह। बहुत मेहनती लड़का है वो, इतनी बहुत मेहनत करता है। कहाँ गाँव में रहते हो ना? नहीं, मूल निवास मतलब कन्ना गाँव का ही ना? सोसर। अच्छा हाँ, सोसर। देखो सोसर के लोग पढ़ने आ रहे हैं यहाँ, और तुम उमरेठ के लोग, है ना? देखो यहाँ देखो, संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या कहा मैंने? संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। जो लास्ट शक्ति होती है वो किसके पास होती है? जनता के पास। किसके पास होती है? जनता के पास होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होना चाहिए। क्लियर?
राज्यसभा के पास पैसा वाली पावर क्यों नहीं दिए, लोकसभा के पास ही क्यों दिए? लोकसभा मतलब संसद, संसद के सदस्य कौन चुनता है? जनता। सांसद के लिए वोट कौन डालता है? जनता। तुमने जिन लोग को चुने डायरेक्ट, अगर उन लोग के पास पैसे से संबंधित शक्ति रहेगी तो वो अच्छी बात है ना कि नहीं? वो अच्छे से मेंटेन करेंगे। अब मान के चलो राज्यसभा को तुमने क्या दे दिए? पैसा वाला लेन देन का अधिकार दे दिए, लेकिन राज्यसभा को तुम चुन रहे हो क्या? नहीं चुन रहे ना। तुम किसको चुन रहे हो? तुम विधायक को चुन रहे हो। और तुमने जिन विधायक को चुने वो विधायक किन को चुन रहे हैं? कोशिश आएगा समझ में, है ना? कोशिश करो। तुमने विधायक को वोट डाले, किसको वोट डाले तुमने? विधायक को। और तुमने विधायक को वोट डाले, विधायक ने किसको चुना? राज्यसभा के सदस्यों को। अब राज्यसभा के सदस्यों को यदि अपने धन संबंधी अधिकार दे दिए तो वो तो किसका भला करेंगे? विधायक का भला करेंगे ना, क्योंकि उनको किसने चुना? विधायक ने। जनता का भला करेंगे क्या वो? इसलिए पैसे वाला पावर किसको दिया गया? लोकसभा को दिया गया, क्योंकि तुम किसको चुन रहे हो? सांसद को। और सांसद से क्या बनी? क्या बनी सांसद से? लोकसभा बनी। आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं? क्यों? तुम सब लोग फिर से मेरे को अपना अपना नाम बताओ। नाम क्या क्या? नाम दो तीन को तो पता है मेरे को। तुम्हारा नाम शुरू से बताओ। पूरा पूरा असली नाम क्या है? और कुछ भी था क्या असली नाम? हरिचंद। इतना अच्छा नाम है हरिचंद, उसको तुमने हेरी कर दिए। नहीं, ओल्ड नहीं है। होता क्या है कि अपना जो भारत देश है ना, अपने भारत देश में अपनी भारतीय संस्कृति में जो नाम रखे गए हैं, राम, श्याम, हरि, इनके बहुत अर्थ होते हैं। इनके इतने गहनता से अर्थ होते हैं। हरिचंद साक्षात भगवान का नाम है। हरि मतलब जिनने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिनने पूरी धरती, सूर्य, चंद्रमा उनको बनाया है। खाली नाम लेने से कई पापियों का उद्धार हो गया। हरि नाम लेने से कई पापियों का उद्धार हो गया। वेद पुराण में वर्णन है कि एक व्यक्ति था, जिंदगी भर उसने मार काट करा, हत्याएं करी, लेकिन मरते समय सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो अरि बोलने चाह रहा था, अरि रुको, उसके मुंह से हरि निकल गया। मोक्ष मोक्ष मिल गया उसको। ये भारतीय नाम होते, इस पर गर्व करना चाहिए। धोती, कुर्ता, पैजामा, ये भारतीय परंपरा है, इस पर गर्व में करना चाहिए। और विदेशी नाम, टिंकू नाम रख दे। टिंकू का मतलब क्यों था मालूम तुमको? अब लोग बाग ने क्या समझ के टिंकू नाम रखे? भैया लोग बाग ने बच्चे अब कह रहे टिंकू नाम अच्छा फेमस लग रहा है यार, अच्छा फेमस नाम लग रहा है टिंकू, है ना? तुमको पता है टिंकू किसको बोलते हैं? अपने इधर बोलते हैं ना कि अडार टाइप घूम रहा करके, आवारा टाइप घूम रहा है। विदेश में जो लोग गैंग बना के घूमते हैं और आवारा लोग रहते हैं ना, उनको विदेश में टिंकू कहा जाता है। लोगों को टिंकू का अर्थ नहीं पता और अपने बच्चों का नाम आवारा आवारा। अरे अच्छा खासा लड़का है रे भैया, अच्छा खासा बेचारा सज्जन व्यक्ति, तुम उसको टिंकू टिंकू आवारा आवारा बोल रहे हो। नाम का अर्थ भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो? तुम बताओ। अब अपने जींस का प्रचलन चालू हो गया, टाई का प्रचलन, बच्चे लोग को दे टाई, गलत तक कसली है बिल्कुल टाई। तुमको पता है टाई लगाने अंग्रेज लोग टाई क्यों लगाते मालूम है? अंग्रेज लोग जहाँ रहते थे ना, वो होता ना कि भैया हमारा जो मालिक है, हमारे मालिक ने वो वाले कपड़े पहना, सलमान खान ने वाले कपड़े पहना, हम भी वही कपड़े पहनेंगे, है ना? दूसरों को देख करके। अब अंग्रेज लोग ने 200 साल राज करे, तो इधर के लोग क्या सोचते हैं? और अंग्रेज मतलब बहुत बड़े तोपची, कुछ नहीं थे वो। डाल्टन ने भी 300 साल पहले बताया परमाणु, महर्षि कड़ाद ने कितने साल पहले बता दिया। इन लोग ने तो पहले वो उसका आविष्कार करे, क्या बोलते उसको, देखने वाला यंत्र, टेलीस्कोप का, तब देख पाए ये लोग कि ग्रह होते हैं। और भारत देश में हजारों साल से 9 ग्रह की पूजा हो रही है। इन लोगों ने कहाँ से देखे? साइंस ने देखता है तब पता लगाता है कि इतने बजे सूर्य ग्रहण होने वाला है। और भारत देश के जो विद्वान पंडित लोग पहली भविष्यवाणी करते थे कि इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होने वाला है, और आदिकाल से करते आ रहे हैं वो। इधर की टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर की है। आज से 3-4 हज़ार साल पहले दिल्ली का लौह स्तंभ बना था, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया उसमें जंग क्यों नहीं लगी। पूरी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। समझ रहे हो आप लोग? विदेश के लोग टाई क्यों लगाते हैं मालूम है? जहाँ पे वो रहते हैं ना,
वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, मतलब बर्फ़ जमी रहती, किवाड़ खोले बर्फ़ के ढेर लग गया, पूरी बर्फ़ अंदर आ गई। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की सर्दी चलती है, वहाँ के लोग की नाक बहती है। अब हर बार के लिए रुमाल कौन रखे, तो उनने परमानेंटली एक पट्टा लटका लिए, ताकि अगर किसी की नाक आए, है ना। और उसको इधर के लोग ने फैशन बना लिए। क्या बना लिए? सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोग को। इधर के लोगों ने क्या बना लिया, इसको फैशन बना लिए। कैसा फैशन कि भैया टाई, मतलब छोटे छोटे बच्चों को यार टाई पहनाते गले तक कस जाता है, उनका मस्तिष्क का विकास रुक जाता है टाई पहनने से, ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है। आपको भली हंसी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे लोग को स्कूल में ऐसा टाई ऐसा कसवा देते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, चलना बंद हो जाता है। आ रहा है आपको समझ में? ये होता है। और भले ही लड़की लोग, तुम भी बुरा मत मानना, लेकिन बता रहा हूँ, अब कई लड़कियाँ लोग शहरों में इधर से फटा पैंट, इधर से फटा पैंट, इधर से ये, और नया डिजाइन, भैया क्या नया डिजाइन है। लेकिन मैं आप लोग को सच्चाई बता रहा हूँ, विदेश के लोग जो विदेश के लोग होते हैं ना, वो भारतीय परंपरा अपना रहा है, और भारत देश के लोग किस ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। अंग्रेजी 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 ऐसा हुआ मचा के रख दी। क्या है अंग्रेजी? अरे इंग्लैंड में जो इंसान चपरासी है ना, वो भी अंग्रेजी बोलता है। क्यों बोलता है? वहाँ की मातृभाषा है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, उसको भाषा के लायक वैल्यू दो। जैसे हिंदी एक भाषा होती है, मराठी एक भाषा होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी भी एक क्या है, भाषा है। ज्ञान अलग होता है, राजनीति का ज्ञान, ये ज्ञान अलग है, समझ रहे हो ना। गणित का ज्ञान, ये ज्ञान है। अंग्रेजी सिर्फ क्या है, एक भाषा है। गणित का ज्ञान, ये एक प्रकार का क्या है, आपका ज्ञान है। समाज विज्ञान का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, ये ज्ञान है। आप मुझे ये बताओ कि अब अंग्रेजी मीडियम में बच्चे को डाल दिए, वो कुछ ये नहीं पता कि 48 क्या होता है। अब वो कल को बता रहा हूँ, बीएससी कर ली, इधर मार्केट में आते हैं ना, सब्जी लेने कट करनी उनको, उनसे अच्छे तो होटल में काम करने वाले लड़के लोग रहते हैं। सब्जी लेने कट कर नहीं है, कितना दिए अंकल, कितना दिए? 48 48 40 48 50। अरे मार ऐसी की तैसी। सोच के देखो क्या बुरी दुर्गति जाती है। एक तो इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा है, और जहाँ गांव के बच्चे, मैंने यहीं पढ़ लिए उमरेठा, कितना परसेंट बना, 90% बना लिए। मेरे साथ ही कई दोस्त लोग को परासी छिंदवाड़ा कहाँ कहाँ नहीं भेजे पढ़ने के लिए। बेचारे लोग इतने टैलेंटेड लोग थे, उमरेठ यहीं रह के पढ़ते ना वो, तो वो तो और आगे निकल जाते। लेकिन वरना घर के रहे ना, घाट के रहे। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, थोड़ा सोचने वाली बात है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, ये मेरा विचार है, आपका भी कुछ अपना विचार हो सकता है। अंग्रेजी सीखो, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, है ना। क्यों? कारण क्या है उसको अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि विदेश और जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें होती है वो अधिकतर किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है। इसलिए मैं भी इंग्लिश सीखता हूँ, लेकिन ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसी को सर्वो मान लेना, है ना, ये गलत है। सीखो अंग्रेजी, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को अंग्रेजी सीखना चाहिए, लेकिन पहले हिंदी जो तुम्हारी मातृभाषा है उस पर पकड़ बनाओ, है ना। पहले किस पर पकड़ बनाओ? हिंदी पर। क्योंकि ऐसा तो तुम लोग, क्योंकि तुम सब हिंदी मीडियम से पढ़े वाले बच्चे लोग हो, इसलिए मेन पकड़ किस में होना अपनी, हिंदी में। ऐसी पकड़ बनाओ, ऐसे शब्द भंडार रहना चाहिए हिंदी के तुम्हारे कि किसी को सामने कुछ बोल दिए ऐसा मन जंच पे चढ़ गए तो बिल्कुल इंसान दहल जाए। ऐसे शब्द भंडार होने चाहिए हिंदी के, है ना। और वो किताब पढ़ने शब्द भंडार तुम्हारा ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। देखो आगे, इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या होती है, समान होती है ना। लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर होती है कि चाहे तो उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ये सब क्या होती है, समान रूप से शक्तियाँ बटी होती है। कानून कैसे बनाती है, अपन अब ये पढ़ेंगे कि किसी भी देश में, अपना जो भारत देश है, अपने भारत देश में कानून बनता कैसे है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे कोई भी नियम बनता है या कोई भी कानून बनता है, आखिर बनता कैसे है। अब मुझे कोई कानून बनाना है,
कि गरीबों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये फलाना नियम लेकर के आना है। देश में मुझे कोई भी कानून बनाना है, वो बनेगा कैसे? ये तो तुम लोग जान चुके हो। कानून कौन बनाता है? विधायिका। विधायिका मतलब संसद। बता दिया था मैंने आप लोग को। और इसको लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। कौन लागू करवाती है? कार्यपालिका लागू करवाती है। अब देखो संसद कानून कैसे बनाती है। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है? देश की जनता के लिए कानून बनाना। ये संविधान में संशोधन भी कर सकती है ना। जितने भी कानून बनते हैं, अभी कृषि मंडी उपज वाला कानून बना, वो भी किसने बनाई? संसद ने बनाई। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी कानून को बनाना कोई हलवा नहीं है कि उठाए और खा लिए, ऐसा नहीं होता है ना। कानून बनाने क्या होती है? प्रक्रिया होती है। क्या होती है? कानून बनाना एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए कानून बना दे, नियम कायदा लिख दे, ऐसा नहीं। प्रक्रिया होती है, बहुत सारे चरणों से होकर इसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कानून बनता है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेखित संविधान में किया गया है। कानून बनाने की विधियाँ का उल्लेख काय में किया गया? संविधान, है ना। जो कानून की जो किताब होती है ना, नियम कानून की किताब, संविधान, जिससे देश चल रहा है, उसी किताब में लिखा हुआ है कि संसद किस प्रकार से कानून बनाएगी। कोई भी नया कानून का निर्माण हो रहा है तो वो कैसे होगा, ये उसी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियाँ कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है। और बहुत सारी विधियाँ संविधान में तो दिया है कानून बनाने का, लेकिन अलग से भी बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से कानून बनाया जा सकता है ना। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आपने एक विधेयक लेकर के आए। विधेयक क्या होता है? कानून समझ लो। जब कानून बनता नहीं है ना, तो आपने उसका जो रूपरेखा बनाया है, जो उसका अपने लेटर तैयार करे कि ये विधेयक है, इस विधेयक में उल्लेख किया जाता है कि भारत देश के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए बांटा जाए। आप कानून लेकर के आ रहे हो ना, कोई भी नया कानून बना रहे हो, आपने उसको, अभी कानून बना नहीं है, आपने उसको पहले विधेयक तैयार करो। क्या करोगे? उसका विधेयक तैयार, और वो विधेयक को फिर कई सारे चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले ये लोग साइन करेंगे, फिर ये लोग सहमति देंगे, फिर जब सब लोग की सहमति हो जाएगी कि विधेयक ठीक है, तो उसी विधेयक को फिर किसका रूप दे दिया जाएगा? कानून का रूप दे दिया जाएगा, और वो कानून लागू हो जाएगा। कानून क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। क्लियर? आ रहा आप लोग को समझ में? इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। कोई भी कानून बनाना बहुत कठिन चीज़ होता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। जो कानून प्रस्ताव कर रहे हैं, मान के चलो कि मैंने चाहा, अब मैं एक कानून बना रहा हूँ कि भारत देश में ओबीसी वालों, कोई भी कानून, जैसे कोई भी कानून बता दूँ, मैं एक कानून लेकर के आ रहा हूँ कि भारत देश में शराबबंदी टोटल बंद हो जाए। जितनी भी शराब बिक रही, जितनी भी दारू बिक रही है ना, वो सब क्या हो जाए? बंद हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि भारत देश में पूरी बीड़ी बनाने वाली, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बनाने वाली कंपनियाँ सील हो जाए, बंद हो जाए। मैं कानून बना रहा हूँ कि भारत देश में, उदाहरण के लिए मैं बन गया प्रधानमंत्री, मेरे पास संसद का पूरा पावर आ गया, मैं कानून बना रहा हूँ कि भारत देश में गौ हत्या किया जाए, उस पर बैन लग जाए, है ना। अब कानून में बना रहा हूँ तो क्या ऐसे बन जाएगा? क्या उसको बहुत सारे लोग की सहमति से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या बनेगा? कानून बनेगा। और जो मैं लिख करके उसका लिखित रूप प्रस्तुत करूँगा कि ऐसी ऐसी बात है, हम इस विषय पर कानून बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। विधेयक क्या हो सकते हैं? कई तरह के हो सकते हैं। देखो सबसे बिल्कुल बीच में देखो विधेयक है, सबसे बीच में क्या होता है? विधेयक होता है। दिख रहा है आपको चित्र में? विधेयक दिखा, बिल्कुल बीच में विधेयक। अब विधेयक कहाँ गया? ये विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं।
अगर विधेयक में पैसा नहीं लग रहा है, पैसा लग रहा है क्या, पैसा नहीं लग रहा है, तो उसको आप किसी भी सदन, या तो आप उसको राज्यसभा में भेज सकते हो या फिर लोकसभा में भी भेज सकते हो। लेकिन अगर धन से संबंधित विधेयक है, पैसे वाला विधेयक है, तो कहाँ भेजना पड़ेगा, लोकसभा में ही भेजना पड़ेगा। कल बताया था मैंने आप लोग को, कहाँ भेजना पड़ेगा, लोकसभा में भेजना पड़ेगा। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। अब जैसे विधेयक लाया आपने, वो विधेयक की सदन में क्या होगी, चर्चा होगी, है ना। हर एक व्यक्ति अपना मत व्यक्त करेगा। लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं, राज्यसभा के लोग, है ना, ये सब लोग क्या करेंगे, उस पर बहस करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बात सही है, कुछ लोग बोलेंगे ये बात कैसी है, गलत है। बहसबाजी होगी, हो गई बहसबाजी। उसके बाद समिति रिपोर्ट देती, क्या देती, समिति रिपोर्ट देती है। समिति ने रिपोर्ट दी तो जनता की इच्छा समिति ने रिपोर्ट दी। अब समिति ने जैसे रिपोर्ट दी तो सदन, जो सदन होता है लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर भेजा जाएगा क्या, विधेयक। सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है ना। सदन में अगर ज़्यादा लोग ने बोल दिया कि भाई हम सहमत हैं, तो स्वीकार कर लिए, है ना, और ज़्यादा लोग ने बोले कि हम सहमत नहीं हैं, मतलब कि कर लिए, अस्वीकार कर लिए। फिर सदन के अंदर विधेयक की विस्तृत चर्चा होगी, बहुत चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा चर्चा, बहुत बहसबाजी होगी। माइक फूट डालेंगे, ठोका ठाके इतना होगा कि बिल्कुल पूछो मत, नहीं लाओगे आप कानून, नहीं लाओगे। अब मान के चलो किसी ने कानून पास कर दिया कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों लगाओगे आप गौ हत्या पर प्रतिबंध। गाय की जो हड्डी होती है वो विदेश में बेची जाती है, वहाँ से इंसान को पैसा मिलता है, भारत देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसा वैसा कई सारे क्या देंगे, वो कुतर के देंगे, है ना कि नहीं। बहुत ज़्यादा बहसबाजी होगी, पास होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे पास, भयंकर होती बहसबाजी। अभी धारा 370 में कितनी बहसबाजी नहीं हुई थी, देखे थे न्यूज़। जब धारा 370 हटने के लिए मोदी जी ने प्रस्ताव पारित किया था, इतनी भयंकर की हुआ था बिल्कुल। इधर से कुछ नेता लोग तो ये बोल रहे थे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, धारा 370 नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। फिर बहुत बहसबाजी होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है, विस्तृत चर्चा होती है। अब इस चर्चा में जो विधेयक है, जो कानून बनने वाला है ना, विधेयक या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है, या तो पारित हो जाता है या फिर क्या होता है, रद्द हो जाता है। अब मान के चलो कि विधेयक पारित हो गया, जैसे विधेयक पारित हुआ, अगर लोकसभा में पारित हुआ तो वो कहाँ जाएगा, फिर राज्यसभा, दूसरे सदन मतलब राज्यसभा में जाएगा। या राज्यसभा में पारित हुआ तो कहाँ पर जाएगा, वो लोकसभा में जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाता है ना, दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब दूसरा सदन या तो इसको मंजूरी देगा या इस पर सुझाव भेजेगा। अब मान के चलो कि लोकसभा पर विधेयक पास हो गया, अब विधेयक कहाँ पर भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया। कल से कोचिंग कितने बजे लगेगी, 4 बजे, है ना, 4 से 5, है ना। देखो 4 से 5 1 घंटे क्लास रहेगी, है ना। देखो अब दूसरे सदन में क्या होता है, जो विधेयक दूसरे सदन में, मान के चलो कि लोकसभा से पास हो गया, अब कहाँ पर गया विधेयक, राज्यसभा में गया। कहाँ गया विधेयक, राज्यसभा। तो राज्यसभा में या तो इसको पास कर दिया जाएगा या फिर रद्द कर दिया, रद्द नहीं कर सकते, या फिर सुझाव भेजेंगे। क्या भेजेंगे, वो सुझाव भेजेंगे। अब लोकसभा में बिल पास हो गया, विधेयक पास हो के आ गया, हो गया। अब राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में उसको या तो पास करेंगे वो लोग या सुझाव भेजेंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देगा या फिर इस पर सुझाव भेजेगा ना। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई सकती है। अगर दूसरे सदन को जरूरत पड़ी तो वो क्या कर सकता है, संसद की बैठक बुला सकते हैं। अब ये विधेयक किसके पास जाएगा, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, दोनों सदन में विधेयक पास हो गया। अब ये विधेयक जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को मंजूरी देता है या फिर पुनर्विचार के लिए क्या करता है, लौटा देता है। बोलता है आप फिर से विचार करो। लेकिन फिर से उनने विचार करे और कानून लेकर के आए तो राष्ट्रपति की मजबूरी है, उसको पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन पावर संसद के पास है। राष्ट्रपति मात्र औचित्य मात्र है, नाम मात्र है, पावर है क्या, नहीं है। हमारे घर के दद्दा है, दद्दा है, दद्दा है,
लेकिन दद्दा को पावर नहीं दिया तुमने, उनकी सुने नहीं रहे तुम घर में, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। फिर जब राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया तो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विधेयक कानून बन जाता है। देखो, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। अगर मेन मंत्री जो है मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करा क्या? नहीं। जो सदस्य है, जो लोकसभा के सदस्य है और जो राज्यसभा के सदस्य है, अगर ये लोग विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? निजी विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। और मंत्री मतलब पूरे उसका मेन हेड हुआ ना, वो लीड करने वाला। अगर मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो वो कौन सा रहेगा? सरकारी विधेयक रहेगा। लेकिन अगर कोई मंत्री विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रहा बल्कि संसद के सदस्य विधेयक प्रस्तावित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? निजी विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो निजी विधेयक कहलाता है। विधेयक जिन चरणों से होकर पास होता है, आइए उसे देखिए। अब चार्ट देखिए यहाँ पर। देखो, विधेयक के विभिन्न प्रकार। पहला क्या होता है? सरकारी विधेयक कौन प्रस्तावित करता है? मंत्री। और दूसरा निजी विधेयक, जो सदस्य होते हैं ना वो प्रस्तावित करते हैं ना। अब अगला होता है गैर वित्त विधेयक। गैर वित्त मतलब ऐसा विधेयक जिसमें धन की आवश्यकता नहीं है। और एक होता है वित्त विधेयक, मतलब पैसे वाला विधेयक। पैसे वाला विधेयक कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? लोकसभा में। अब ऐसा विधेयक जो जिसमें पैसा नहीं लग रहा है, जो क्या है? गैर वित्त विधेयक है। वो भी दो टाइप का होता है। पहला होता है सामान्य विधेयक और अगला क्या होता है? संविधान संशोधक विधेयक। जैसे धारा 370 वो क्या थी? गैर वित्त विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक थी। संविधान में संशोधन हुआ था ना, जम्मू कश्मीर वाली धारा जब हटाई गई थी। देखो, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं करे, लोकसभा में नहीं भेजे, राज्यसभा में नहीं भेजे, उसके पहले ही भयंकर बहस होती है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों लेकर के आ रहे हो, है ना। कोई भी कानून बना रहा है अपन तो क्यों बना रहे हो, इसकी क्या होती है? पहले से बहुत ज़्यादा बहस होती है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनाव जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। कई बार क्या होता है, अब कोई राजनीतिक दल है, उदाहरण के लिए भाजपा। अब भाजपा ने बोली थी कि भैया मैं हर इंसान को 15-15 लाख रुपए बांटेंगे। बांट पाए क्या? वो नहीं बांट पाए। अब कोई राजनीतिक दल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या फिर से चुनाव जीतने के लिए या फिर किसी दूसरे इरादे से विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकती है ना। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। मीडिया किसी बात को उछाल लेगी कि ये कानून बनना चाहिए, है ना, ये कानून, है ना, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। अब मीडिया दबाव डाल सकती है कि भैया जितने भी लोग चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इनको तुरंत फांसी दो, है ना, कानून लेकर के आओ। अभी एक कानून पास हुआ था। कानून क्या पास हुआ? पहले क्या होता था कि अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी होता था तो उसके लिए सज़ा चलती थी, बहुत लंबे समय तक चलती थी, है ना। किसी अपराधी ने कुछ दुष्कर्म किया, है ना, वो बुढ़ा हो गया और वो बेल पे घूमते रहा। लेकिन मोदी जी ने क्या नियम लेकर के आया तुरंत कानून का? फिर कानून बना ना कि किसी भी इंसान ने अगर अपराध करा है तो 6 महीने के अंदर न्याय मिलना अनिवार्य है। ये नया कानून बना। क्या बना? नया कानून बना है। क्या बना है? नया कानून बना है। ये कानून बन जाते हैं। 3 तलाक वाला भी कानून बना है, बहुत सारे बने हैं ना ये सब नियम वगैरह। तो कौन? मीडिया ने उछाली मीडिया ने, या कोई संगठन ने उछाला, जनता ने उछाली कि ये काम होना चाहिए, तो फिर क्या बन जाता है उसका? वो कानून बन जाता है। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है।
राजनीति है पूरी कानून बनाना, है ना कि नहीं। भाजपा अलग टाइप के कानून बनाना चाहती है, कांग्रेस अलग टाइप के कानून बनाना चाहती है ना। राजनीतिक प्रक्रिया, इसी पर पूरी राजनीति खेली जाती है। भाजपा ने 3 कानून बनाने के लिए बोली थी कि हम धारा 370 लेकर के आएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, गौ हत्या पर बैन लगवाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में फिर भाजपा जीती कि नहीं जीती। सब लोगों ने सोची कि यार भाजपा राम मंदिर बनवाएगी, राम मंदिर, अरे राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनेगा। सबने वोट डाल दिए, है ना कि नहीं। ये ऐसा रहता है। तो एक राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है। कांग्रेस बोलती है कि हम ये लाएंगे, वो लाएंगे, वो लाएंगे, है ना, तो फिर उसको जीत जाते हैं। मुद्दा उठते हैं, इन मुद्दों के आधार पर ये जीती जाती है। अरविंद केजरीवाल, मैं रोजगार दूंगा, रोजगार दूंगा, रोजगार दूंगा, रोजगार 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 रोजगार। दिल्ली वालों ने बोले रोजगार चाहिए, जीत गया वो, है ना कि नहीं। ऐसा राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। विधेयक को, किसी भी विधेयक को बनाने में बहुत सारी बातों का रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाए। अब किसी कानून को लागू तो करना है, लेकिन कानून बन तो गया, अब उसको तुम लागू करोगे तो क्या उसके लिए संसाधन होना। अब धारा 370 के ऊपर कानून बना, किसी के ऊपर कानून बना, उसके लिए पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, जमाने की चीज़ लगेगी ना, उसको फिर लागू करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो उसका जुगाड़ कहाँ से होगा, इस पर विचार किया जाता है। विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा। अब मान के चलो कि मैं एक विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं मंत्री हूँ कि फलाना कानून लेकर के आओ, तो पहले सोचना पड़ेगा कि यार इसको कितने लोग समर्थन कर सकते हैं। अपने अपने वाले ये लोग हैं, कितने लोग अपना समर्थन कर देंगे, ये अपने वाले नहीं है, अपना समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। कितना समर्थन प्राप्त होगा और कितना विरोध प्राप्त होगा, ये देखा जाता है ना। प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कानून पास हो गया तो चुनाव के समय कहीं कुछ उटपटांग तो नहीं हो जाएगा, है ना। बहुत सारी बात रहती है। खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब मान के चलो कि मेरी सरकार भाजपा की है और मैंने दूसरी सरकार के साथ मिल करके, अब मेरे सीट कम पड़ गई थी, है ना, मेरे भी 40 लोग जीते 100 में से, उदाहरण के लिए, और भाजपा के भी 100 में 40 लोग जीते और कांग्रेस के भी 100 में 40 लोग जीते। अब बचे कितने, 20 लोग मेरे तरफ आ गए, मेरी सरकार बन गई। अब कानून लेकर के आना है तो मुझे खुद, जो मेरे वाले भाजपा वाले वो तो खटाखट समर्थन दे देंगे, लेकिन जो दूसरे दल, जो 20 लोग को जब मैंने अपने शामिल किया था, गठबंधन की सरकार बनाया था, 2 दल मिलकर के जब एक दल बने थे, उन लोग का भी समर्थन लेना पड़ेगा ना, है ना कि नहीं, तब जाके कानून बनेगा वो। ऐसा रहता है। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सब बातों पर क्या करता है, विचार करता है। मंत्रिमंडल विचार करता है। मंत्रिमंडल विचार करता है कि कानून बनाए या ना बनाए। बहुत बहसबाजी होती है कि कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति नहीं होगी, कैसे अपन इसको लागू करेंगे, कैसे लागू अपन नहीं करेंगे, ये सब होता है ना। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। मंत्रियों ने क्या कर दिए, अनुमति दे दिए कि तुम जाओ और जाकर क्या बना लो, कानून बनाओ, है ना। मंत्रियों ने अनुमति दे दिए जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। फिर उस विधेयक का क्या बनता है, पहले खाली दिमाग में विचार रहता है कि ये नियम बनाना है या नहीं बनाना है। दिमाग में क्या रहता है, विचार रहता है विचार दिमाग में। उसके बाद मंत्रिमंडल ने सहमति दे दिए तो फिर विधेयक का पूरा प्रारूप तैयार करते, लिखित रूप में क्या करते, विधेयक का पूरा प्रारूप तैयार करते। विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय प्रारूप बनाता है। जिस मंत्रालय से संबद्ध होगा, तुमने नियम धन वाला दिए तो लोकसभा जाएगा। तुमने अगर स्वास्थ्य से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करे कि सरकारी अस्पताल में फलाना फलाना होना चाहिए, तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय में जाएगा। तुमने शिक्षा से संबंधित विधेयक लाना शुरू करे तो वो कहाँ पर जाएगा, शिक्षा मंत्रालय में जाएगा वो, है ना। ऐसा होता है। उदाहरण के लिए
लड़कियों के लिए विवाह की उम्र यदि 21 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है। अब मान चलो कि भैया क्या होता है, लड़की लोग 18 साल की हुई, 12वीं पास हुई, घर वालों ने बोले ज़बरदस्ती शादी कर दे कोई के भी साथ। गाँव देहात में होता है ना ऐसा, है ना कि नहीं, कि भैया लड़की को उठाए और क्या करे, सीधे शादी कर दिए। कॉलेज आगे पढ़ाने के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। क्या करे पढ़ लिख करके, है ना। एक बार मेरे को एक इंसान मिलो भैया, अपने बता रहा हूँ, कब हो, मेरे साथ एक लड़की पढ़ी थी, वो उसके पापा थे, नाम नहीं लूँगा किसी का मैं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ी थी, उसके पापा थे। वैसे स्कूल लाइफ में मैंने कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करा, अभी तक कॉलेज लाइफ में भी नहीं करा ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके पापा मिले, मैं फर्स्ट आया था, उसके पापा ने बोले और बेटा किस चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही अंकल, मैंने बोला। उसका मैंने बोला कि आप क्या करवा रहे हो करके उसको? तो उनने बोले कि क्या करेंगे पढ़ा लिखा करके, पढ़ लिख भी लेगी तो कौन सा अपना फ़ायदा हो रहा है, ओके जाने ससुराल है, ससुराल वाले की भलाई करेगी। मैंने मन में सोचा क्या गंदी सोच है, मैंने बोला यार, है ना। मतलब पहले बात तो मतलब लड़की को जन्म दिए, उसके बाद फिर उसको पढ़ाना चाहिए, तो क्या सोच रहे हैं वो कि पढ़े लिख लेगी तो हमको काम मिलेगा। लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हमारे काम पड़ेगा, और लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे किसका भला करेगी वो? ससुराल वाले का भला करेगी। ऐसी सोच रहती है ना। फिर मैंने बोला अंकल जी जयराम जी की आप जानो, आपको वो जाने, है ना कि मैं बोलने वाला था उनको बहुत सारी चीज़, मेरे मन में इतनी चीज़ आई थी सुनाने की। मैंने बोला कि यार बड़े इज्जत कर लो उनकी, है ना कि नहीं। और किसी फ्रेंड के पिता को कैसे बोल सकते हैं, है ना, ऐसा रहता है। इसलिए लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा कितनी के हो जाना चाहिए? 21। लड़कों की 21 होती है, लड़के लोग 21 साल के बाद शादी कर सकते हैं, और लड़कियां लोग 18 साल के बाद शादी कर सकती है। तुमको पता है आज से 3 पीढ़ी पहले 10-10 साल के लड़के लोग की शादी होती थी, है ना। जैसे कि मेरी दादा परदादा वगैरह जो थे वो लोग बताते हैं कि 12 साल के होते थे, है ना। लड़की कितनी 13 साल की शादी कर रहा है, बचपन में शादी कर रहा है, ऐसा होता था। तुम्हारे दादा लोग से पूछना, वो लोग बताएंगे, है ना। उस समय कोई कानून वानून तो लागू था क्या? वो नहीं था। तो इसका प्रारूप विधि तो देखो, जब यदि किसी लड़की की विवाह की उम्र कितनी करना है, अपन को 18 से बढ़ा करके कितनी करना है? 21 वर्ष करना है। तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा? विधि मंत्रालय, है ना। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भागीदारी हो सकती है ना। अब भैया महिलाओं संबंधित अपन कानून बना रहा है तो महिलाओं वाले मंत्रालय को देंगे ना अपन, है ना, ऐसा रहता है। अब जैसे कानून बनाने के लिए नियम आए तो फिर उसको आप कहीं पर भेज सकते हो, तो आप लोकसभा में भेज दो या फिर राज्यसभा में आप भेज सकते हो। क्लियर। अब संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। कोई भी सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य या राज्यसभा का कोई भी सदस्य, कहीं पर भी राज्यसभा में या फिर लोकसभा में क्या कर सकता है? उसको प्रस्तावित कर सकता, पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। अब मान के चलो कि महिला वाला मुद्दे का विधेयक है ना, कि महिलाओं की, लड़कियों की शादी 18 साल से बढ़ा करके 21 साल की उम्र में करना है ना। मेरे को कानून देश में कानून लेकर के आना है, तो इसको कौन पेश करेगा? महिला मंत्रालय संबंधित जो लोग होते हैं वही लोग क्या करेंगे? इसको पेश करेंगे। शिक्षा वाला विधेयक करना है तो शिक्षा मंत्री जो होगा वो पेश करेगा, ऐसा होता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और जब वो एक सदन में पास हो गया, मान के चलो कि लोकसभा में पास हो गया, फिर कहाँ भेजेंगे उसको? राज्यसभा में। या राज्यसभा में पास होगा तो कहाँ भेजेंगे? लोकसभा में। और जब दोनों में पास होगा तो फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, है ना। और फिर वो क्या बन जाएगा? विधेयक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्लियर। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। जो विधेयक होता है उस पर विचार विमर्श, बहसबाजी, बहुत बहस होती है। अब ये कानून बनाना, मान के चलो कि भैया महिलाओं की उम्र 21 साल करना है, तो कई लोग समर्थन करेंगे, कई लोग विरोध करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना कि नहीं। बहुत बहसबाजी होगी, कई प्रकार का ज्ञान बांटेंगे वहाँ पर,
ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, है ना, बहुत बहसबाजी होगी। कहाँ पर होगा? संसद में बहसबाजी होगी, है ना। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। किसको भेज देंगे? सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जो समिति बनती है उसमें सभी दल को प्रतिनिधित्व, हर दल, ऐसा नहीं कि भी ये जो सरकार भाजपा की सरकार है तो फिर कांग्रेस, ऐसा नहीं। हर दल, चाहे भाजपा को, कांग्रेस का, जो कोई व्यक्ति जीत करके आया है और संसद में है, सबको बराबर अधिकार होगा बोलने का, है ना। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। किसका चरण है? कानून को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। अब बहसबाजी हुई, फिर तीसरे चरण में मतदान होता है। संसद में, लोकसभा में कितने सदस्य है? 543 है। अब उन 543 लोगों का मतदान लिया जाएगा और 543 में से अगर आधे से ज़्यादा लोग ने अगर उसमें सहमति बता दी है तो वो विधेयक पास हो गया। और आधे से कम, 543 का आधा लगभग कितना? 250 300 लोगों ने अगर सहमति, 300 से ज़्यादा लोगों ने सहमति बता दी है लगभग, तो विधेयक क्या हो जाएगा? पास। और 300 से कम लोगों ने सहमति नहीं बताया तो फेल हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। अब एक सामान्य विधेयक को एक सदन ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दी या राज्यसभा ने पारित कर दी, तो वो दूसरे सदन में भेज देंगे। फिर दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होगी। फिर दूसरे सदन में भी भयंकर बहसबाजी चलेगी, लाए नहीं लाए, लाए नहीं लाए, ये करे वो ना करे, बहुत बहसबाजी होगी। किसमें? दूसरे सदन में। और बहसबाजी के बाद क्या होगा? फिर वोट होंगे, है ना, है ना। फिर अगर आधे से ज़्यादा लोगों ने अगर बोल दिया, आधे ज़्यादा विधायक नेता लोग ने बोल दिए, है ना, राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्यों ने बोल दिए कि विधेयक पास होना चाहिए, तो पारित हो जाएगा या फिर पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। देखो, जैसा आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इन दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। कोई भी विधेयक कब पास होगा, लागू कब होगा, कानून कब बनेगा? जब दोनों सदनों में पास होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते। अब मान के चलो लोकसभा ने तो पास कर दी, लेकिन राज्यसभा ने पास करी क्या? नहीं। या राज्यसभा ने पास कर दी लेकिन लोकसभा ने पास करी क्या? नहीं। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन मतलब जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक रूप से संयुक्त होती है, फिर वो जो होता है वो उसको सुलझाने का क्या करता है? प्रयास करता है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद अधिवेशन को बुलाया तो निर्णय हमेशा लोकसभा के पक्ष में गया। पावरफुल कौन होता है? लोकसभा। पैसे वाले विधेयक को किसके पास होते हैं? लोकसभा के पास। अगर किसी को बुला भी ले कि भाई तुम मैटर सुलझा दे करके, तो वो किसका तरफदारी करता है? वो लोकसभा की करता है ना। दो इंसान का झगड़ा हो रहा है, किसी तीसरे को बुलाए, तीसरे वाले ने सोचा यार जो इंसान पैसा वाला है ना कि नहीं, इसका सपोर्ट करो, तो लोकसभा और राज्यसभा और संयुक्त अधिवेशन को बुलाया कि नियम बनाए या ना बनाए, तो हमेशा निर्णय किसके पक्ष में आता है? गया अभी तक लोकसभा के पक्ष में ही गया। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। लेकिन अगर धन विधेयक है, लोकसभा ने पास तो कर दी, लेकिन राज्यसभा चाहे तो उसको अस्वीकार भी कर सकती है ना। नहीं, राज्यसभा तो स्वीकार करेगी, अस्वीकार कर ही नहीं सकती वो, या फिर संशोधन के लिए फिर से भेजेगी। और जब मान के चलो कि तुम लोकसभा हो, लोकसभा ने पैसे वाला विधेयक कोई पास कर दी, अब वो किसके पास आया? राज्यसभा के पास आया। मैं देखा ये तो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, अस्वीकार तो कर ही नहीं सकता, या फिर से तुम्हारे पास भेजना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास भेजा मैंने, इसमें कुछ सुधार करो करके, फिर तुमने लेकर के आया मेरे पास, फिर सुधार करना ही पड़ेगा, लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। आ रहा समझ में? जैसे कि मैं कौन हूँ? लोकसभा हूँ। मैंने कानून बना दिया
कि भैया तुम्हारी कोचिंग कितने से लगेगी, 4 बजे से लगेगी। लोकसभा है, तुम राज्यसभा हो, तुम या तो उसको स्वीकार कर सकते हो या संशोधन के लिए भेज सकते हो, लेकिन अस्वीकार कर सकते हो क्या? नहीं। मेन पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। ऐसा रहता है। आ रहा समझ में? वो नाम मात्र के लिए भेजा जाता है और पूछा जाता है, बाकी चलाती लोकसभा अपने मन की है ना कि नहीं? यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा ने 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं ली, आ रहा समझ में, है ना? मैंने भेजा कि ये फलाना नियम लेकर के आना है और तुमने कोई निर्णय करा कि राज्यसभा ने 14 दिन तक नहीं, तो हम ये मान लेंगे लोकसभा वाले कि उन्होंने पारित कर दी, इसलिए निर्णय नहीं लिए, उसको पारित मान लेते हैं। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती और नहीं भी। अब तुमने बोले कि भैया इसमें संशोधन करो, लोकसभा को तुमने बोले, राज्यसभा ने किसको बोली? राज्यसभा के लोगों ने बोले कि इसमें संशोधन करो, लोकसभा के पास फिर से भेज दिए, तो लोकसभा संशोधन चाहे तो करेगी या नहीं करेगी। मतलब पूरा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। जब बाजू में कौन बैठे? जो मोटून, जी देखो ये कार्टून भूजे है ना, दिख रहा है ये देखो, ये देखो चाय लेकर इसके बाल खड़े हैं, बाजू में वो बेचारा पिए खड़ो है नहीं कि नहीं, है ना? उसके देखो कैसा बुढ़ा टाइप का दिख रहा है वो, जो बाजू में एक खड़ा है, चश्मा लगाया है। उसके बाद जब मंत्री बहसबाजी हो रही है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है, बहस नहीं करते, बात को आपसी सहमति से सुलझाते हैं। ऐसा तुम विधेयक का समर्थन करना और मैं उसका विरोध करूंगा, है ना? अब अनुच्छेद 109 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में देखो विशेष प्रक्रिया क्या होती है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 क्या बोलता है? जो धन से संबंधित विधेयक होगा उसको सिर्फ कहाँ पर पेश किया जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में पेश किया जाएगा क्या? नहीं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों ने पास कर दिए, फिर किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति कर देता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब कहाँ पहुँचे और क्या समझे? कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद, किसके अध्ययन के बाद? सीख गए कानून बनाने की विधि? चलो कौन बताएगा कानून बनाने की विधि क्या होती है? शुरू से बताओ बेटा, क्या होती है? कैसे बनता है कानून? मन से बताओ, अपनी भाषा प्रयोग कर सकते हो। तुम बताओ कैसे बनता कानून? एक कानून बनाना है, कैसे बनेगा वो? तुम देखो वो करती है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कौन चुन के जाते हैं? हर जिले से एक सांसद चुना जाता है। 543 सांसद होते हैं, ये लोकसभा बनाते हैं। और राज्यसभा पूरे भारत देश की एक राज्यसभा होती है। हर राज्य से कुछ कुछ मंत्री लोग की नियुक्ति होती है ना? उससे क्या बनती है? आपकी राज्यसभा बनती है। ये टोटल लोकसभा और राज्यसभा क्या है? आपकी संसद है ना? ये कार्यपालिका को, कार्यपालिका मतलब जो अधिकारी वगैरह होते हैं, है ना? पुलिस विभाग हो गया, है ना? उसका जो पुलिस विभाग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गई, है ना? अधिकारी वगैरह हो गए, इनको कैसे कंट्रोल करती है? अधिकारी वगैरह कौन कंट्रोल करता है? कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, एसपी हो गए, बड़े अधिकारी आईजी डीआईजी, इनको कौन कंट्रोल करता है? नेता लोग। संसद लोग क्या करती है? कंट्रोल करती है।
कैसे करती है, कैसे नियंत्रित करती है? जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, जिसको बहुमत, अभी वर्तमान में किसको बहुमत है लोकसभा में? वर्तमान में किसकी सरकार है लोकसभा में? केंद्र सरकार किसकी है? कौन है बताओ रे? किसकी सरकार? भाजपा की है ना। मोदी सरकार नहीं है क्या? इतना मोदी मोदी नाम चल रहा है चारों तरफ। भाजपा बहुमत है ना भाजपा को, जिसको बहुमत उसकी सरकार। भाजपा के संसद ज़्यादा है इसलिए भाजपा जीती है, और बहुमत किसको है? भाजपा को है। तो जिस किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। अब मान के चलो कि भाजपा को बहुमत मिल गया, तो भाजपा के जो सदस्य है, मंत्री वगैरह, फिर मंत्रिमंडल बनेगा। बना मंत्रिमंडल, और यही मंत्रिमंडल क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। तो जो कानून बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। ये मंत्री लोग विधायिका में भी आते हैं और कार्यपालिका में भी आते हैं, है ना। तो कार्यपालिका बनती है, क्या बनती है? संसद में क्या बनती है? कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत बहुमत मिल गया, सभी लोग भाजपा की जीत गए, तो ये कार्यपालिका अपनी मनमानी भी कर सकती है, कुछ भी उटपटांग नियम लेकर के आ रहा है, भले जनता को पसंद नहीं है ना, कि नोटबंदी ला दे रहा है, बिल्कुल इंसान लाइन में खड़े मर जा रहा है प्यास से होकर के, और फर्क और मिलो का कच्छू नहीं मिलो, इतनी नोटबंदी करे, सोचे कि भ्रष्टाचार दूर हो जाए, कहाँ हुआ कि भ्रष्टाचार दूर? कुछ फर्क नहीं पड़ा उसका। मनमानी भी कर सकते हैं। निजीकरण रेलवे भेज दिए, सरकारी स्कूल बेच रहे हैं आप, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, तो भाई जो गरीब के बच्चे वो कहाँ पढ़ेंगे? और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उतना पैसा उनके पास क्या? 1-1 लाख रुपए होती साल की फीस, 10-10 लाख होती है। कुछ भी नियम ऊट पटांग कुछ भी, है ना कि नहीं? मनमाना प्रयोग करने लगे, है ना। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही बन सकता है। अगर पूरा बहुमत एक ही को मिल जाए ना, तो तानाशाही भी हो सकती है। तानाशाही किसको बोलते हैं? मेरी चलेगी तानाशाही, जाओ उसको मार के आओ, तानाशाही। ये क्या चल रही? तानाशाही। किसी ने ज़्यादा बोला लटका दूंगा वे, तानाशाही। ये क्या होती? दादागिरी होती है, तानाशाही। अपनी अपनी चलाना। किम जोंग का नाम सुने हो ना? किम जोंग, बारीक बारीक से बाल रहते, दक्षिण कोरिया का तानाशाह किम जोंग, गोरा गोरा सा बिल्कुल मासूम सा चेहरे वाला राक्षस, है ना। उसके जीजा ने उससे बहस किया था, भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया, नोच नोच के खा गए। ऐसा तानाशाह था वो, समझ रहे हो। सबसे बड़ा तानाशाह कौन था? हिटलर। छोटा सा 4-5 फुट का व्यक्ति, इतनी सी मुट्ठी रखता था वो, हिटलर। देश खत्म कर दिया। इसलिए बोलते ताकत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग का होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? दोनों होना चाहिए। सोच सकते हो कि एक हिटलर ने पूरा देश को निस्तो नाबूद, कितने लोग नहीं मरे थे, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो ऐसा होता है तानाशाह। अब मान के चलो कि पूरी सरकार मेरी बन गई, मेरी सरकार है, तुम सब मेरे वाले हो, तो मैं तानाशाही नहीं चलाऊंगा क्या? ये नियम लाओ, वो नियम लाओ, किसी की नहीं सुन रहा है ना। हो सकता है ना ऐसा। और भाई अगर एक को बहुमत ना मिले, अगर गठबंधन की सरकार बने, तो भयंकर बहसबाजी होगी, है ना। इसलिए पूरा पावर भी किसी एक को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अच्छे व्यक्ति को पूरा पावर मिल जाए तो बात अलग है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। ऐसे में अगर बहुमत वाली सरकार मिल गई, बहुत ज़्यादा बहुमत हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को भाई मानना पड़ेगा। जैसे धारा 370 हटी, अच्छी हटी, तानाशाही का कुछ फायदा मिलता है। अब भाजपा की सरकार बनी, है ना, किसी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो भाजपा ने तानाशाही करी, अच्छे के लिए करी, मगर कि भैया धारा 370 लेकर के हटाना है, मतलब हटाना है, अच्छा काम करी ना ये। और भाई अगर भाजपा को बहुमत नहीं हो तो कितनी भेसबाजी नहीं होती उसमें, और हट पाती क्या वो? नहीं हट पाती। इसलिए तानाशाही कभी कभी अच्छी बात भी होती है।
अब बच्चे लोग हल्ला कर रहे कोचिंग में, माँ साहब आया, तानाशाही दिखाया, ए खड़े हो गए, बाहर निकल जा। पूरे बच्चे शांत हुए कि नहीं? तानाशाही। अगर वहीं लोकतंत्र चलाएंगे, कितने लोग चाहते हैं कि उसको भगाऊं, हाथ खड़े करो, कितने लोग चाहते हैं कि उसको नहीं भगाऊं, हाथ खड़े करो। तो लोकतंत्र में भेदबाजी होती कि नहीं? इसलिए कहीं कहीं पर तानाशाही भी ठीक रहती है ना। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी, संसद क्या होगी? सक्रिय होगी और सचेत होगी, तभी वह कार्यपालिका को नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख पाएगी। संसद जो होती है, लोकसभा और जो राज्यसभा होती है, उसको सक्रिय होना चाहिए और सचेत होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी वो कार्यपालिका, जो नियम बनाने वाले जो होते कार्यपालिका है ना, उस पर नियंत्रण रख पाएगी। क्लियर? मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख पाएगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की स्वतंत्रता हो। संसद जो होती है वो कई प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन कब नियंत्रित करेगी? कार्यपालिका जो होती है उसको कब नियंत्रित करेगी? जब सांसद और विधायक को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखो, विधायिका में यदि कोई नेता कुछ भी बोल देता है ना, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जाती है क्या? नहीं की जा सकती है ना। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेष अधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है? वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की ज्यादतियाँ सफल है? अब देखो, अपन इसमें पढ़ेंगे कैसे नियंत्रण रखती है। देखो, संसदीय नियंत्रण के साधन। अब संसद किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? मंत्री लोग किस प्रकार से, मंत्री लोग, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य लोग, मंत्री लोग कैसे पूरी कार्यपालिका, नियम बनाने वालों के ऊपर और नियम को लागू करने वालों के ऊपर, है ना, अधिकारी वगैरह के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण करते, कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, अपन वो पढ़ेंगे। देखो, अपन ये पढ़ेंगे, है ना। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। संसद वाले लोकतंत्र में, जहाँ पर हर भारत देश का हर नागरिक वोट डालता है और वोट डाल करके सांसद को चुनता है, और फिर सांसद से क्या बनती है? लोकसभा की सरकार बनती है, फिर प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते हैं। तो संसदीय जो लोकतंत्र होती है उस पर कार्यपालिका को नियंत्रित करने के अधिकारी वगैरह होते हैं। कार्यपालिका जो नियम को लागू करते हैं, कलेक्टर भी एक प्रकार का अधिकारी है ना। इन लोग को कंट्रोल कौन करता है? संसद कंट्रोल करती है ना। क्लियर? अब ये कैसे कंट्रोल करती है ना, जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम करती है। ये काम कैसे होता है? देखो, यह काम नीति निर्माण कैसे होता है? नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने, किसको लागू करने? कानून लागू करना या नीति को लागू करने, तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था, यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। अब विधायिका कैसे काम करती? पहला, बहस और चर्चा करके। संसद में क्या होती? बहुत ज़्यादा नेता लोग करते बहस। विधायिका क्या करती है? बहस करती है कि नहीं? विधायिका मतलब सांसद बहस करती है। कोई भी कानून बनता है ना, कोई भी कानून पास हो रहा है तो बहस होती है। लोकसभा में बहस होती है और राज्यसभा में क्या होती है? बहस होती है। अब कानून को चाहे तो वो स्वीकृति भी दे सकती है या फिर अस्वीकृति भी दे सकती है। वित्तीय नियंत्रण लोकसभा के पास होता है, पैसों वाला पूरा नियंत्रण। लोकसभा ही देश का बजट प्रस्तुत करती है, किस विभाग को हमको कितना रुपए देना है ना, पढ़े थे ना अपन ने कल। बजट प्रस्तुत करती है।
अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब अगर कोई न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जज ढंग से काम नहीं कर रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी, उसको हटा देगी। राष्ट्रपति को भी हटा सकती है ना, उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। कौन? संसद। अब देखो पहला क्या है, बहस और विवाद। बहस और विवाद, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधायिका, मंत्रिमंडल ने कोई कानून लेकर के आए, है ना, लेके आए कि फलाने इस पर कानून बनाओ, वो कानून कहाँ पर गया? संसद के पास गया, दोनों सदन में पास करना पड़ेगा। विधायक का मतलब मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ने बहसबाजी किया, मंत्रिमंडल ने कानून बनाया कि इस विषय पर कि मंत्रिमंडल ने कोई नियम लेकर के आए, विधेयक लेकर के आए कि इस विधेयक को अपन को कानून बनाना है करके। वो मंत्रिमंडल जो विधायिका है वो कहाँ भेजेगी? उसको लोकसभा में भेजेगी, संसद के पास भेजेगी। तो संसद उस पर बहस कर सकती है और बहस करके उसको अस्वीकार भी कर सकती है। फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसको क्या देगा? कानून का रूप देगा। किसका रूप देगा? उसको कानून का रूप देता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। कार्यपालिका मतलब अब संसद है, मैं संसद हूँ, लोकसभा हूँ, क्या हूँ? लोकसभा। 543 सदस्य क्लियर से मिलकर क्या बनी? लोकसभा बनी है। अब कार्यपालिका मतलब नियम बनाने वाली, है ना, कार्यपालिका। उनने कुछ नियम लेकर के आए कि इस पर नियम बनाओ करके। मैंने बहसबाजी करा, है ना, उस पर, उस माध्यम से उस पर नियंत्रण कर सकता हूँ कि तुम ये वाला नियम लेकर के नहीं आएंगे। इस प्रकार से नियंत्रित होता है। मान के चलो कि तुम्हारी एक क्लास है, तुम्हारी क्लास में मेन पावर तुम 4 लोग को मिल गया, है ना, और एक सामान्य व्यक्ति है, मंत्री है, ये मंत्री है, सामान्य व्यक्ति, कार्यपालिका है। इनने क्या करे? इन दोनों ने एक लेकर के आए नियम और तुम लोग को दिए। इनने बोले कि ऐसा नियम बनना चाहिए, स्कूल पर खेल कूद के सामान आने चाहिए। अब तुम्हारे पास भेजे, है ना, तो तुम लोगों ने क्या बोले? फुटबॉल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डांडिया आना चाहिए, है ना कि नहीं? ये बोले तुमने और रद्द कर दिए। मेन पावर किसके पास? तुम्हारे पास है। तो संसद नियंत्रित कर रही है कि नहीं? किसको? कार्यपालिका कर रही है। ऐसा होता है। तो मेन पावर किसके पास होता है? संसद के पास। क्लियर? समझ में आ रहा ना? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। पहला, प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, रोज प्रश्नकाल आता है, डेली प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। मान के चलो कि मंत्री है, क्या है? मंत्री। ये मंत्री, 2 मंत्री बैठे, तुम 2 मंत्रियों ने लोकसभा के पास क्या भेजे कि ये नियम लेकर के आओ, कानून बनाने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजे। मैं तीखे प्रश्न पूछूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, तुम लोग घपलेबाजी तो नहीं करोगे, तुम लोग पैसा चोर के भाग तो नहीं जाओगे। तीखे प्रश्न कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ मैं? मंत्रियों से। ये पावर मिलता है, किसको मिलता है? संसद को। इसलिए संसद कार्यपालिका को क्या कर पाती है? नियंत्रित कर पाती, कंट्रोल कर पाती। डेली का डेली पढ़ो, तभी तुमको आगे का समझ में आएगा, है ना। रोज़ का रोज़ पढ़ना पड़ेगा। जितने पेज पढ़ा रहा हूँ उतना घर पे जा करके उसको रीड करना, समझते हुए पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? एक खट्टा मत तोड़ो। पहले एक लाइन आओ, एक लाइन के सबसे पहले एक शब्दों का मतलब समझो। सबसे पहले एक लाइन के क्या करना है? एक शब्द का मतलब समझना है। जब हर एक शब्द का मतलब समझ में जाए तो फिर पूरे लाइन का अर्थ जानने का प्रयास करो कि ये लाइन क्या बोल रही है। फिर मनन करो कि अच्छा ये लाइन ये बोल रही है। फिर दूसरी लाइन में भी एक ही शब्द का अर्थ जानो, फिर उस लाइन को पूरा समझो। फिर तीसरी लाइन के भी एक ही शब्द का अर्थ जानो, उसको पूरा पढ़ो। और जब एक पैराग्राफ पढ़ के हो गया उसको फिर से रीड करो। यूँ समझ में जाएगा तुमको, है ना कि नहीं। और नहीं तो एक तरफ से पढ़ा जा रहा है, कच्छू नहीं घुस रहा दिमाग के अंदर, है ना कि नहीं। पूरी रामायण पढ़ डाले, मुझे नहीं पता कि भैया कि सीता माता को हरण कोने करो, तो किसने करा था? रावण ने। क्या बात, मेरे को तो पता ही नहीं था, है ना। चलो अच्छी बात है।
मजाक करता हूँ ना, देखो। अब शून्यकाल, अगला क्या होता है आपका? शून्यकाल। शून्यकाल, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगित कर दिया जाता। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, संसद जो होती है वो किसी भी कानून को स्वीकृत कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। क्लियर? उदाहरण के तौर पर जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ने कोई कानून पेश करी। किसने कानून पेश करी? कार्यपालिका ने कोई कानून पेश करी। अब उस कानून को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, ये कौन तय कर सकता है? संसद तय कर सकती है। देखो, कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूरी दे करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा, है ना? लोकसभा से होकर के ही कोई भी कानून गुजरता है ना? फिर लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ पास होना पड़ता है उसको? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति अनुमति देता है, फिर वो क्या बन जाता है? विधेयक, कानून बन जाता है। तो संसद के दो सदन होते हैं, पहला होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। तो इनके पास अधिकार होता है कि कानून को ये पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्लियर? इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। अब संसद के पास इतना बड़ा पावर है कि भैया कानून को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो इस पावर का उपयोग करके जो संसद होती है वो किस पर नियंत्रण करती है? किसको कंट्रोल करती है? कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। कार्यपालिका पर क्या रखती है? वो नियंत्रण रखती है। आ रहा समझ में? कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। कार्यपालिका, मंत्री लोग ने क्या करे? कोई एक विधेयक लेकर के आए और बोले कि इस विधेयक को क्या बना दो? कानून बना दो। क्या बना दो? तो कानून वैसे ही बन जाएगा क्या? पहले कहाँ जाएगा वो? संसद के कोई भी एक सदन, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और अगर वो राज्यसभा में पास हो गया, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको वोट डाल दिए, स्वीकृति प्रदान कर दिए, तो फिर कहाँ जाएगा वो? लोकसभा में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में जाता है। तो संसद के पास अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है? कानून को स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। मानेगा? जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। अब सरकार ऐसी बनी, विधायिका ऐसी बनी जिस पर बहुमत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी जो मोदी सरकार बनी है, बहुत भयंकर का बहुमत हासिल हुआ। पता है आप लोग को? मोदी सरकार बहुत बहुमत के साथ बनी है। कैसी बनी है? बहुमत के साथ। बहुमत पर्याप्त है, मतलब भाजपा के सांसद की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। अब बहुमत उनका बहुत ज़्यादा है। अब उनको अगर कोई भी कानून बनाना है तो उनको उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक झटके में तुरंत कानून बन जाएगा, है ना? कारण क्या है? उन्हीं के लोग हैं, सब खटाखट साइन कर देंगे, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देंगे और लोकसभा में पास हो जाएगा। और जैसे ही लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा की मजबूरी बन जाएगी, पास करना ही पड़ेगा, और राष्ट्रपति पास कर देगा, बन गया कानून। ऐसा होता है। लेकिन यह मान कर चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्य अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो, यदि सरकार के पास कहाँ पर बहुमत है? लोकसभा में बहुमत है। मान के चलो दो सदन होते हैं संसद के, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब जितने भी संसद है, उदाहरण के तौर पर पूरे कांग्रेस के बन गए। किसके बन गए? कांग्रेस के। लोकसभा में जितने भी सांसद है
उन 543 में से समझ लो कि 450 किसके हैं? कांग्रेस के। किसके हैं? कांग्रेस के हैं। अब जैसे ही वहाँ पर कोई विधेयक प्रस्तुत कर जाएगा कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस वाले अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे और 450 के 450 लोग, 543 में से 450 लोग उसको स्वीकृत कर देंगे, तो लोकसभा में क्या हो जाएगा? पास। और लोकसभा में पास हुआ, फिर अगर वो राज्यसभा में जाता है, कहाँ पर जाता है वो? राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में पास होना क्या है? वो निश्चित है। राज्यसभा में उसको पास होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि राज्यसभा उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। कल पढ़े थे अपन ने, वो पुनर्विचार के लिए भेज देगी। अब राज्यसभा ने उसको पुनर्विचार करने के लिए भेजी, क्योंकि राज्यसभा मान चलो कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की है। तो भाजपा वाले चाहते हैं कि कांग्रेस वाले काम ढंग से हो क्या ना हो, तो उन्होंने अस्वीकृत कर दी। अस्वीकृत नहीं कर सकती, वो पुनर्विचार के लिए भेजी। लेकिन पुनर्विचार करने के लिए उसने भेजी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से उसको चेंज करे। वो फिर से उसको वही पकड़ा देंगे, कर ली हमने विचार, फिर मजबूरी में लागू करनी पड़ेगा। और अगर राज्यसभा में कोई निर्णय नहीं आया तो 14 दिन के बाद क्या मान लिया जाता है? उसको पास मान लिया जाता है कि राज्यसभा से वो क्या हो गया? पारित हो गया। फिर राष्ट्रपति की चलती है, नाम मात्र का है वो, है ना, उसको तो स्वीकृत करना ही पड़ेगा। फिर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इसलिए जिसकी बहुमत होता है वो पावर में रहता है। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो, कहाँ पर बहुमत? अभी बताया, लोकसभा में बहुमत हो, पर राज्यसभा में ना हो। जैसे कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राज्य सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ी। अनेक विधेयक, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया? राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। अब देखो, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण इस प्रकार से रखती है। अब एक पॉइंट और देखो कि संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है। पहला, वित्तीय नियंत्रण। तुमको मैंने बताया था, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। हर साल देश में एक बजट प्रस्तुत होता है। क्या प्रस्तुत होता है? बजट प्रस्तुत होता है। और बजट में ये बताया जाता है कि शिक्षा पर कितने करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, रेलवे पर कितना खर्च करेंगे, इस समस्या पर कितना रुपये अपन खर्च करेंगे। ये सब बजट हर साल क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, करते हैं। और बजट कौन स्वीकृत करती है? संसद। मतलब संसद के हाथ में पूरा पैसे का पावर आ गया ना। मान चलो मैं संसद हूँ, तो मेरे हाथ में पूरा पावर आ गया ना कि किसको कितना पैसा देना है, शिक्षा विभाग को कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है। तो संसद के पास पैसा आ गया, तो पैसे की पावर के द्वारा वित्त यानी पैसा, वित्त के नियंत्रण के द्वारा जो संसद होती है वो किसको कंट्रोल कर लेती है? कार्यपालिका को कंट्रोल कर लेती। क्लियर? क्या कर लेती? कार्यपालिका को कंट्रोल कर लेती है। देखो, संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना, किसके लिए? संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना। संसद की स्वीकृति के लिए, किसके लिए? संसद की स्वीकृति के लिए क्या बनाना? बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण, अरे नेता लोग होते हैं क्या? नहीं। क्या कलेक्टर पेश करता है क्या बजट? नहीं करता। जो नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग बजट पेश करते हैं। पैसे का पावर किसके पास होता है? नेता लोग के पास, कि किस विभाग को कितने रुपए देना है। क्लियर? तो इस पैसे की पावर के कारण जो संसद होती है, जो नेता लोग होते हैं, वो विधायक, जो संसद होती है, नेता लोग होती है, जो विधायिका होती है, विधायिका, नेता लोग, कार्यपालिका मतलब अधिकारी लोग, है ना, और कानून बनाने वाले लोगों पर क्या रख पाते हैं? नियंत्रण रख पाते हैं। क्लियर? क्या रख पाते हैं? नियंत्रण रख पाते हैं। क्योंकि पूरे भारत देश का जो खजाना है, जो क्या है अपना, जो देश का क्या है? खजाना है,
पूरे देश के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर किसको मिल जाता है? विधायिका को। किसको मिल जाता है? विधायिका को। खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर किसको मिल जाता है? विधायिका को मिल जाता है। क्लियर है ना? सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। किसके लिए? सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। अगर विधायिका चाहे, अगर संसद चाहे, संसद अगर चाहे तो किस सरकार को चलाने के लिए क्या लगता है? किसी भी चीज़ को चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा। देश चलाने के लिए भी क्या लगता है? पैसा। सरकार चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा। और पैसा कौन बांटता है? संसद। और संसद चाहे तो संसाधन, सरकार चलाने वाले संसाधन को कर देगी, अस्वीकृत कर देगी, नहीं दे रहे पैसा, जाओ यहाँ से। तो जो पावर किसके पास? संसद के पास, विधायिका के पास पावर है ना। तो इस पैसे की पावर के द्वारा जो विधायिका होती है, जो संसद होती है, वो कार्यपालिका पर क्या रख पाती है? नियंत्रण रख पाती है। ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। कार्यपालिका को कहाँ पर? विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन हर बार जो विधायिका होती है ना, वो कार्यपालिका को पैसा नहीं रोकती, दे देती है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो कार्यपालिका मतलब नियम बनाने वाले और उसको लागू करने वाले, जो नियम बनाने वाले जो मंत्री होते हैं, जो नियम बनाने वाले जो क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। मान के चलो कि नियम भाजपा के मंत्री लोग लेकर के आ रहा है ना। तो लोकसभा में मतलब बहुमत किसका है? भाजपा का है ना। तो विधायिका भी कौन हो गई? भाजपा। और कार्यपालिका भी कौन हो गई? भाजपा। तो भाजपा के काम में टांग अड़ाएगी क्या? नहीं अड़ाएगी। ऐसा रहता है। थोड़ा गहराई में घुस के समझा रहा हूँ तुमको मैं, ऐसे ही समझ में नहीं आने वाला। खाली बाबा जी के प्रवचन टाइप सुनोगे तो नहीं समझ में आने वाला। पूरा बुद्धि, पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन पावर लगा करके एक एक शब्द का मतलब जानने का प्रयास करना पड़ेगा। और जिस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, जो वर्ड तुमको पल्ले नहीं पड़ा, तुरंत पूछना कि भैया इसको फिर से समझाओ। जैसे तुम बोल दोगे सर जी इसको फिर से समझाओ, तुमको फिर से मैं समझा दूंगा। भाईबंदी रखना ख़त्म कर दी मैंने कोचिंग में, है ना। इसलिए सर बोलना, है ना। क्लियर आ रहा समझ में? ऐसा रहता है। पूरा फोकस के साथ वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा, बारीकी के साथ। क्लियर? एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। अब आगे, फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा अब मान के चलो कि सरकार ने पैसा मांगी कि हमको 1000 करोड़ रुपए दो। कितने रुपए दो हमको? 1000 करोड़ रुपए दो, हम सरकार चलाएंगे। और सरकार जो मंत्री लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो कार्यपालिका के जो लोग हैं, जो कानून बना रहे हैं, उनने 1000 करोड़ किससे मांगे? जब वो पैसा निकालेंगे देश से तो उसके लिए किसकी अनुमति होना? लोकसभा की अनुमति होना। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो लोकसभा चाहे तो कारण पूछ सकती है कि तुमको 1000 करोड़ रुपए क्यों चाहिए, है ना। तब लोकसभा क्या देगी? आपको अनुमति देती है। वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच कर सकती है। संसद चाहे तो देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लगा देगी और इनके माध्यम से कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं नेता लोग जनता की भलाई के नाम पे पैसा मांग करके खुद का घर तो नहीं भर रहे हैं, है ना। वो क्या लगा सकती है? दुरुपयोग के मामले में जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करती है। सरकार को कौन सी नीति लाना है, कौन सी नीति नहीं लेकर के आना है, इन सब का नियंत्रण कौन करती है? लोकसभा, संसद करती है। अगला देखो, अब इस बार अगला पावर होता है किसके पास? संसद या विधायिका या नेता लोगों के पास जो होते हैं ना, सांसद वगैरह, लोकसभा के पास
अगला पावर होता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का होता है। ये बहुत भयंकर का हथियार है। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है ना, क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कल्पना से ज़्यादा होती है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज़्यादा होती है। का विधायिका के दो सदन, संसद के दो सदन, पहला क्या हो गया आपका? लोकसभा, दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। हो गई राज्यसभा। अब लोकसभा के पास ये पावर होता है कि लोकसभा चाहे तो सरकार को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। 5 साल के पहले ही क्या कर सकती है? भंग कर सकती है और फिर से चुनाव करवा सकती है। सरकार क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। जैसे कि मध्य प्रदेश की सरकार भंग हुई थी, अभी कमलनाथ जीता था, अभी 2-4 महीने पहले की बात है। लेकिन कमलनाथ को बहुमत प्राप्त था क्या? उतना अधिक नहीं था। उसी की पार्टी का ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाग करके भाजपा में घुस गया था। चला गया था वो, कहाँ चला गया था वो? कांग्रेस से निकल करके भाजपा में चले गए थे। कौन चले गए थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे। तो कांग्रेस को बहुमत मिल पाया क्या? नहीं। तो मध्य प्रदेश की सरकार भंग हुई थी और फिर से भी उपचुनाव होने की बात हो रही है कि फिर से चुनाव होंगे करके, हो रही बात कि फिर से क्या होंगे? उपचुनाव होंगे। तो लोकसभा के पास क्या होता है? पावर होता है कि वो चाहे सरकार क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। लेकिन अगर सरकार को बहुमत हो, अगर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत है, सभी नेता किसके जीत गए? कांग्रेस पार्टी के, तो लोकसभा सरकार को भंग नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे नेता किस पार्टी के? एक ही पार्टी के, पावरफुल पार्टी है। समझ रहे हो ना? पार्टी कमज़ोर है, कम कैंडिडेट जीत करके आए, तो लोकसभा भंग कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है कि सरकार पर भरोसा नहीं रहा, उटपटांग काम कर रही है, सरकार जो है वो राज्य को नियंत्रित नहीं कर पा रही है ना। लेकिन वहीं पर अगर राज्य सरकार बिल्कुल कड़ी बन के आई, बिल्कुल बहुमत प्राप्त है, पूरे नेता एक ही पार्टी के जीत के आए, तो क्या उसको भंग कर पाएगी क्या लोकसभा? नहीं कर पाएगी, है ना। अगर सरकार कमज़ोर बन के आई, सामने अगर कुत्ता है तो उसको एक लठ मारेंगे तो पई पई करके भाग जाएगा वो, है ना कि नहीं। और वहीं अगर सामने शेर आया तो मतलब बहुमत वाली सरकार आई, तो मोदी सरकार बहुमत वाली सरकार आई, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा बहुमत है। और कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा बहुमत रहता अभी, तो क्या फिर से चुनाव होते क्या? अभी नहीं। कांग्रेस सरकार कमज़ोर पड़ गई ना, है ना कि नहीं। तो फिर से क्या हो रहा है? यहाँ पर चुनाव हो रहा है। क्या हुआ? पूरी सरकार भंग हुई क्या? नहीं हो गई ना सरकार भंग, ऐसा रहता है ना। देखो, लेकिन सन 1989 के बाद, कब के बाद? सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। तुमको पता है 1989 के बाद जो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, उनने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए, तो बहुत सारी सरकारों को त्याग पत्र देना पड़ा। चुनाव जीत के आए, उसके बाद भी क्या देना पड़ा? अभी कमलनाथ ने दिया त्याग पत्र, रोते रोते कि शिवराज सिंह चौहान जनता की भलाई नहीं देखना चाहते, मैंने किसानों का कर्जा माफ करा। रो रहा था बेचारा वो। कौन रो रहा था? कमलनाथ रो रहा था कि नहीं वो, है ना।
आंसू आ गए थे उसके। लोकसभा ने गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ा बहुत वो चलाया चक्कर, त्याग पत्र दिया ना आखिर। ऐसा होता। और भाई अगर कमलनाथ पावरफुल रहता, पूरे विधायक उसके रहते, तो कोई उसको डिगा पाता क्या? नहीं डिगा पाता। लेकिन वो क्या करे बेचारे, उसी की पार्टी कांग्रेस के मंत्री बिक गए पूरे के पूरे, भाजपा में चले गए। अब गलती इसमें कांग्रेस उसकी भी है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो था वो बहुत पुराना कैंडिडेट था, उसको भी थोड़ा बहुत पद देना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई पद ही नहीं दिया इनने, और अपने लड़के को बना दिया इनने। तो इसलिए उसको सर कहा कि मैं तब मेरे बाप दादा लोग कब से राजनीति करते आ रहे हैं, और जो कमलनाथ आज मुख्यमंत्री बन गया तो अपनी अपनी चलाएगा, मुझे पद नहीं दे रहा है। अब मैं नहीं रहता इसके साथ, कांग्रेस छोड़ दूंगा। कहाँ चला गया वो? भाजपा में चला गया। भाजपा ने उसको ले ली, भाजपा ने भी उसको कुछ नहीं पकड़ा ही, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना? अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार है बोलने का, बोल सकते, स्वतंत्रता का अधिकार है अपन को ना। देखो, इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया। हर एक सरकार ने 1989 के बाद जितनी भी सरकार बनी, सभी सरकार ने लोकसभा का क्या खो दिया? विश्वास खो दिया, क्योंकि वे अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए ना रख सकी। 1989 के बाद कोई सरकार बन के आई, मान चलो जैसे कोई सरकार बन के आई तो उनको बहुमत प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। और उनने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करी। गठबंधन मतलब मेरे पास विधायक कम पड़ गए, मेरे पास सांसद कम पड़ गए, मेरे पास विधायक कम पड़ गए, तो मैंने दूसरी पार्टी के विधायक को अपने में मिला लिया, और गठबंधन, दो पार्टी ने मिल करके एक सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार। अब कल को झगड़ा हो गई ना, एक गाय को बचाने वाले और एक गाय को काटने वाले, मतलब झगड़ा नहीं होगा क्या दोनों के बीच में? है ना, क्योंकि नीति अलग है ना, नीति कैसी है? अलग है। तो गठबंधन की सरकार तो बन गई तुरंत में, लेकिन आगे चल पाई क्या? वो नहीं चल पाई। तो जो लोकसभा होती है, मेन लोकसभा, उनने सरकार को क्या कर दी? भंग कर दी। कौन सा प्रस्ताव पारित करके? अविश्वास प्रस्ताव पारित करी, और क्या कर दी? सरकार को भंग कर दी। समझ में आ रहा आप लोग को? क्या नहीं आ रहा है? क्लियर? क्योंकि जो सरकार बनी 1989 के बाद, वो अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए ना रख सकी, इसी कारण लोकसभा ने उसको क्या कर दी? भंग कर दी। क्लियर है ना? अब इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। संसद के पास मेन पावर है, विधायिका के पास मेन पावर है कि वो चाहे तो सरकार को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। अब मैं मान के चलो कि उदाहरण के लिए मैं क्या हो गया? लोकसभा हो गया, विधायिका हो गया, संसद हो गया, और मेरे पास ये पावर है कि मैं चाहूँ तो सरकार को क्या कर सकता हूँ? भंग कर सकता हूँ। तुम जितने भी लोग जीत करके आए, तुमको हटा करके फिर से चुनाव करवा सकता हूँ ऐसा? तो मैं तुम पर नियंत्रण रख सकता कि नहीं? रख सकता हूँ ना? तो अविश्वास प्रस्ताव की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास है। ऐसा होता है। एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो, है ना, और उनमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले, और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशन तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में गिरावट आई। आजकल ज़्यादा बहस नहीं हो रही है ना, क्योंकि बहुमत की सरकार बन रही, तुरंत नियम पारित हो जा रहा है। 1-2 दिन बहस चल रही है, हो गया। और पहले भयंकर बहस होती थी, इतनी बहस होती थी कि पूछो मत। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्या भी हो रही है, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रभावित हुई है। अब देखो यहाँ पर संसदीय समिति क्या करती है? क्या है अपना टॉपिक? संसदीय समिति क्या करती है? विभिन्न विधायी कार्यों के लिए
समितियों का गठन संसदीय कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। संसद की क्या बनती है? समिति बनती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? संसदीय समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? संसदीय समिति कहा जाता है। संसद की समिति को क्या कहा जाता है? संसदीय समिति कहा जाता है। अब ये क्या करती है? देखो, विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विधायी क्या होते हैं? काम होते हैं। उसके लिए क्या होता है? संसद की समितियों का क्या जाता है? गठन करते हैं। ये समितियां कानून तो बनाती है और कानून बनाने के साथ साथ सदन के दैनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है। संसद कब बैठती है? जब संसद का अधिवेशन होता है उसके दौरान ही क्या होती है? बैठती है। इसीलिए उसके पास समय अत्यंत सीमित होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्च की जांच, भ्रष्टाचार के मामले की पड़ताल आदि। संसदीय समिति ये सब कार्य करती है। पूरी की पूरी। अब छोटा सा एक मैटर आया भ्रष्टाचार का। किसका मैटर आया? तो भ्रष्टाचार के लिए क्या अपन पूरी संसद बिठा लेंगे क्या? उसके लिए समिति बना देते हैं कि भैया जब फलानी समिति है जब भ्रष्टाचार को देखेगी, जब फलानी समिति है जो शिक्षा को देखेगी। संसद की क्या बना दी जाती है? समितियां बना दी जाती है कुछ। और हर विभाग, खर्चों की जांच के लिए अलग समिति बन जाएगी, भ्रष्टाचार के मामलों के लिए अलग समिति बन जाएगी, है ना। इस प्रकार से समितियां बनती जाती है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां। कितनी समितियां हैं? 20 समितियां हैं। स्थायी समिति विभिन्न विभागों के कार्य, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है ना। जो स्थायी समिति है वो समिति जो दूसरी समिति बन रही है ना, उनके खर्च और उनके विधेयक की देखरेख करती है। देखो, स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। जो संयुक्त समिति होती है ना, उसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है ना। अब देखो यहाँ पर टोपी वाले दद्दा को बोल रहे हैं यहाँ पे जी। देखो जी, चश्मा लगाया जिन्हें, दिखे? सबको दिख गए? जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं, बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता की कोई सीमा नहीं है। जो अध्याय बाकी बचा कुछ